हे माय लवलीज पराठाज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर मेरी स्टोरी लाइन और उसके प्लॉट्स आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। तो जैसा कि आई एम बेबी फादर 2 के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था, विंग जो कि थोड़ा जेलस हो गया था कि क्यों क्यों उसके अल्फ़ा ने उसके साथ ऐसा किया। वो उसके पास है बट फिर भी उसकी अल्फ़ा उसको छोड़ करके किसी लड़की के साथ ऐसे फ्लर्ट कर रहे हैं। अब क्या हो रहा था उसे तो एग्जैक्टली पता नहीं था, पर उसे बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रही थी। तो वो आकर के रेड वाइन जो रखा हुआ था वो गट 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 करके 4-5 बार पी जाता है। उसके बाद जब ईबो उसे पानी ऑफर करता है तब तक बेचारा गायब भी हो गया था और पेड़ पे जाके चढ़ा हुआ था। जहाँ एक तरफ ईवा और निंगजी क्लैपिंग कर रहे थे, वो मम्मा ओ आप पापा के डैडी के गोद में कूदो, डैडी आपको कैच कर लेंगे। वहीं वांग जी अपने दोनों बेबी को देख रहा था। सच में हाँ, ये किस पे गए हैं, मेरे जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। और वो सोच रहा था, लेकिन एट द लास्ट हमारा विंग वो वांग जी के गोद में ही गिरता है और वांग जी उसे अच्छे से कैरी भी करता है और साथ में उसे लेकर नीचे भी गिर जाता है, जिस वजह से उसके कमर की बैंड बच जाती है। बट फिर भी बाद में उसे अपनी गोद में ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता और वहाँ से जा रहा होता है। वहीं जो कि वहाँ पे मौजूद हर शख्स सदमे में चला गया था, क्योंकि मिस्टर क्रिस, सी चैन, वैनचिंग, रुई, यानली, निये हेसैंग दोनों बेबी और मिस्टर किस, हर कोई मुंह फाड़े उन लोगों को देख रहा होता। किस तरह से हमारा वांग जी विंग की केयर कर रहा है और उसे अपनी गोद में उठाए हुए था। ये अनबिलीवेबल था, क्योंकि ये सभी थिंग्स पहली बार उन लोगों के लाइफ में हो रहे थे। तो वो थोड़ा सा मतलब भौचक्का लग रहा था उन लोगों को। तभी वांग जी जाते हुए कहता, मिस्टर किस जल्दी से बाहर आइए। मिस्टर किस जो कि आउट ऑफ स्पेस हो चुके थे, वो कहते हैं, जब देखता है वांग जी कि वो नहीं आ रहा है तो वापस से मुड़ते हुए कहता है, मिस्टर क्रिस मैंने कहा जल्दी से बाहर आइए। तब सब लोग जाकर के अपने होश में लौटे थे और आने के बाद जल्दी से कार के डोर को ओपन करते हैं, जहाँ पहले वो विंग को बैठाता है, फिर दोनों बेबी को डालता है। डालने ही वाला था तभी सिचन कहते, वांग जी तुम विंग को संभालो, ये बहुत ज़्यादा ड्रंक है, दोनों बेबी को हम ले जाते हैं। और इतना बोल करके सीचन दोनों बेबी को अपनी कार में डालते हैं और वैंचिंग भी बैठ जाती है। एक कार में यानली और रुई जो कि दोनों आगे बैठे हुए थे और यानली ड्राइव कर रही थी और पीछे नी हेसैंग था। वो नी हेसैंग को छोड़ करके और यानली अभी अपने पैलेस जाने वाली थी, यानली के पैलेस जाने वाली थी, क्योंकि यानली भी तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी इसी वजह से। तो तीनों गाड़ियों का काफिला जाते ही वो लड़की वापस से आती है जो कि लू तियानमिन थी। वो आते ही कहती है किसी को फ़ोन करती है। फ़ोन निकालने के बाद कहती इन लोगों के ऊपर नज़र रखो। इतना बोल करके वो एक डेविल स्माइल दे रही होती है। वहीं दूसरी तरफ यानली रुई को घूर घूर के देख रही थी। रुई कहती, आई एम सॉरी जी, आई एम रियली सॉरी ना। यानली उसको देख भी नहीं रही थी, कुछ बोल भी नहीं रही थी। नी हेसैंग को समझ नहीं आ रहा था। वो कहती है, रुई क्या किया है तुमने। यानली उसको घूरते हुए कहती है, जो कि बैक मिरर से वो घूर रही थी। तो यानली एकदम चुप हो गया था और कहता, व्हाट, मैं बस पूछ रहा हूँ। हाँ, वैसे सीजिए डॉक्टर युवान भी तो आने वाले हैं ना। तो यानली कहती, आने वाली है, बट इसके आगे कुछ और मत बोलना वरना मैं तुम्हें अभी यहीं उतार दूंगी बीच रोड पे। नी हेसैंग अपने मुंह को जिप वाले स्टाइल में बंद करते हुए कहता, मैं समझ गया, मुझे कुछ नहीं बोलना है। हाँ रुई, ये तुम्हारा मैटर है, तुम खुद ही संभालो। इतना बोल करके नी हेसैंग पीछे वाले सीट पे लेन होते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी दूर जाने के बाद, जो कि बच्चे ने बहुत मस्ती भी की थी और खा पी चुके थे वो, तो दोनों के गोद में सोए हुए थे। तो सीचैन वंजिंग के हैंड को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, हाँ तो कैसा लगा मेरे साथ डेट पे आके। सीचन जो कि साइसा फील कर रही थी, तो सीचन कहते, क्या अब हम दोनों के बीच में ये होना भी ज़रूरी है वैंचिंग। वैंचिंग कहती, तुम भी ना सीचन। और इतना बोल करके वो दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। तो उन दोनों का इस रोमांटिक मोमेंट का ना ड्राइवर पूरा मज़ा ले रहा था। उसके बाद सीचन कहते हैं, हाँ वैसे परसों हमारी इंगेजमेंट भी है, और बताओ तुम्हें क्या चाहिए गिफ्ट में। वैंचिंग कहती है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे भी बस ऐसे ही 2 बच्चे चाहिए। सीचन कहता, ओ ये तो बहुत ईजी है, अगर तुम कहो तो मैं यहीं पे। तो वैंचिंग उसको एक हाथ मारते हुए कहती, सामने देखो। और वो ड्राइवर की बात कर रही थी। तो फिर सीचन हंसने लगता है, उसे अपने शोल्डर पे ऐसे इशारा करता है, अपना सर रखो।
फिर वो कार का भी काफिला मैंसन की ओर जा रहा था। वहीं ईवो, हालांकि कार तो मिस्टर क्रिस चला रहे थे, लेकिन जान ईवो के ऊपर चढ़े जा रहा था। वो अपनी जगह पे बैठा हुआ था, लेकिन अपनी टांग को ईवो के गोद में डाल रहा था, उसके शर्ट्स को ऐसे पकड़ रहा था, ग्रैब कर रहा था और उसके नेक में अपना मुंडी घुसाए जा रहा था। ईवो कहता भी है, जान बिहेव, क्या कर रहे हो तुम? जान कहता, नहीं ना, तुम बहुत ज़्यादा वार्म हो, मुझे ठंड लग रही है। मेरे सर वो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ईवो वांग जी जल्दी जल्दी अपना कोट उतारता है और उसके ऊपर उड़ा देता है। फिर उसको कमर से पकड़ के अपनी ओर और थोड़ा करीब करते हुए उसके हेड को अपने शोल्डर पे रखते हुए कहता है, आप सो जाओ। तो जो विंग था वो कहता, नहीं ना, मुझे नींद नहीं आ रही है, पर मुझे तुम्हें कडल करना है। वांग जी जो कि एक तरफ पूरा गेट से चिपकते जा रहा था, उसकी तरफ वो खसकते जा रहा था और रिंग भी उसके ऊपर चढ़ते जा रहा था। वांग जी जो कि अभी लिटरली पूरा डोर से ही लग के बैठा हुआ था। विंग वापस से उसके पैर के ऊपर अपना पैर रखता है और वो दोनों हाथ से वांग जी की होल बॉडी को रैप कर लेता है। वांग जी भी विंग को बड़े आराम से कोट उड़ा देता है और उसके बालों को सेट करते हुए कहता है, माय ओमेगा, मेरी फैमिली। और ये बोल करके वो स्माइल कर रहा था। ये बात तो मिस्टर किस ने भी सुनी थी और उसके चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल थी। सीधे उन दोनों की कार मेंशन आती है। पहले कार से बच्चे और बेबी को लेकर के सीजन विंग वाले कमरे में जाते हैं और दोनों को सुला देते हैं और फिर वो दोनों इंतज़ार कर रहे थे। तो वांग जी विंग को अपनी गोद में लेके आ रहा था क्योंकि विंग भी सो चुका था। सीजन और उसको देखते हुए कहते, बेबी। सीजन कहते हैं, वो दोनों सो रहे हैं, तुम जाओ ऊपर, वो दोनों सही रहेंगे। वांग जी कहता है, यस गग्गा। इतना बोल करके वांग जी विंग को ले जा करके अपने रूम में पेट पे लिटा देता है, वो भी बहुत आराम से। विंग सोया हुआ था तो उसके सूज को उतारता है, उसको फिर पकड़ के उसके कोट को उतारता है, उसके शर्ट्स के कुछ बटन्स को खोलता है और फिर आराम से लिटा देता है। फिर खुद वो शावर लेने जाता है और जब वो शावर ले रहा था तो उसे उसी लड़की की बात, लो थियनमिन की बात कान में गूंज रही थी और वो जो बार बार उसके कान में एक ही बात चैंट कर रही थी, तुम्हारी ब्लड की गुत्थी, तुम्हारी ब्लड की गुत्थी, तुम्हारी ब्लड की गुत्थी। और ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। तो वो अपने आप से ही बात करते हुए कहता है, आखिर कैसे कैसे इसे पता है और कौन हो सकता है वो शख्स जिसके बारे में ये बात कर रही है। मुझे पहले ही सब कुछ पता लगाना होगा, वो भी बहुत जल्द। इतना बोल करके वो अपने कमर के राउंड टॉवल रैप करके बाहर आता है तो देखता है विंग जो कि बेड पे सोया हुआ था और वो नीचे आके लुढ़का पड़ा था। वो कहता है, सच में जब मैं रेड में रहता हूँ तब मैं जाके ऐसी हरकतें करता हूँ, पर ये पीने के बाद ही कर रहा है, सच में। फिर वो उठा करके विंग को बेड पे रखता है और खुद कपड़ा निकाल करके नॉर्मल सा टी शर्ट और पजामा पहन करके बेड पे आता है। विंग को अपनी केज में लेता है, कंबल से उसे टक करते हुए और खुद को भी उसे होल्ड करके सो जाता है। हालांकि विंग के बॉडी से वो जो स्मेल थी वाइन की वो आ रही थी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मात्रा में, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग्स ये था वांग जी के लिए कि विंग उसकी बाहों में है और उसके पास है। वो उसको ऐसे ही पकड़ के देख रहा होता है, फिर उसकी फोरहेड पे किस करता है और उसे ऐसे ही होल्ड करके सो जाता है। अगली सुबह मॉर्निंग में जब विंग की नींद खुलती है तो उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो अपना सर पकड़ते हुए कहता है, मेरा सर। फिर वो जिस पकड़े ही था तो उसे याद आता है कि उसने क्या क्या किया था, क्योंकि हल्का हल्का तो उसे याद आ रहा था और कैसे वो पेड़ पे चढ़ा जो कि उसे चढ़ते नहीं बन रहा था। तो वो जैसे तैसे करके सूज उतार के वहीं छोड़ दिया था एंड देन पेड़ पे चढ़ गया था। फिर वहाँ से वो नौटंकी कर रहा था और वांग जी को भी बहुत भला बुरा सुनाया था। वो सभी थिंग्स जब उसे याद आता है तो कहता, ओ सेट, ये मैंने क्या कर दिया। और वो वांग जी को देखता है। वांग जी जो कि पीसफुली सो रहा था, वो जैसे ही उसकी ओर देखता है, वांग जी उसको घूरते हुए कहता है, तो याद आ गया कल क्या क्या किया था तुमने? विंग अपनी जगह पे कांप गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या सच में ये जाग रहा है। उसे लगा शायद ये शख्स सोया होगा, बट वांग जी विंग के उठने के साथ ही वो भी उठ गया था। फिर विंग को ऐसे जैसे उठ के बैठा हुआ था ना, तो उसके टमी से ऐसे ग्रैब करता है और सीधे बेड पे पटक देता है। फिर उसके ऊपर आते हुए कहता है, तो तुम्हें अब पनिशमेंट मिलेगी। विंग कहता है, क्या पनिशमेंट, बट क्यों? वांग जी कुछ भी नहीं करता और उसके नेक के पास जाकर के बाइट करता है, जिसके बाद तो भाई साहब विंग हमारा सीधे चीखता है, आ
और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो करे भी तो क्या करे। फिर वो वांगजी की ओर देखते हुए कहता ये क्या था। वांगजी एक बार और बाइट करता है। विंग कहता तुम बेस्ट हो गए हो क्या। तो वांगजी कहता हाँ हाँ आप अल्फा वांगजी, अब तुम काफ़ी जल्दी प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो। वैसे तुम्हें याद है ना कल गगा की इंगेजमेंट है, तो हमें बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। विंग कहता हाँ हाँ मुझे याद है। और इतना बोल करके वो देख रहा था। वांगजी धीरे धीरे उसकी ओर लीन होता है और उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग पहले तो स्ट्रगल कर रहा था अपनी मुंडी के साथ में, बट वांगजी उसके सर को ऐसे टैप टैप कर रहा था, तो विंग बाद में जाके रिलैक्स हो गया था। फिर वांगजी उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए अपने किस को डिपन और इंटेंस के साथ में उसे किस करना शुरू करता है। उसके टंग को सक कर रहा था, उसके लिप्स को सक कर रहा था, और वो दोनों डिपन केस में लगे हुए थे। तभी डोर खोल के ईवा और निंगजी भाग के आते और बेड पे चढ़ते हुए कहते डैडी मम्मी गुड मॉर्निंग। तब जाके वांगजी अपनी किस को ब्रेक करता है। जब डोर ओपन हुआ था तो वो एक दूसरे के ऊपर ही थे और उन्होंने लिप्स को छोड़ दिया हुआ था, लेकिन फिर भी थे। जब बेबी आ जाते हैं तो वो थोड़ा सा उठ गए थे। तो जैसे ही दोनों बच्चों को देखते हैं, वो थोड़ा सा सेपरेट होते हुए दोनों बेबी को गोद में ले लेते हैं। तभी ईवा वापस से चहकते हुए कहती है डैडी आपको पता है मैंने आपको बहुत मिस किया। मैं तो रात को आपके पास सोना चाहती थी, बट मम्मा ने आपकी मेरी जगह ले ली। मम्मा आपको पता है आप कल पेड़ पे चढ़ गए थे और आपने बहुत मस्ती की। मुझे भी पेड़ पे चढ़ना है, चलो ना हम गार्डन में चलते हैं ना मम्मा। विंग जो कि शर्मिंदा हो रहा था, हाँ उसने नौटंकी तो करी थी, तो वो ईवा को अपनी गोद में लेते हुए कहता बाबई वो कल मम्मा मस्ती करने के लिए नहीं चढ़ी थी ना, वो ऐसे ही बस चढ़ गई थी। अब छोटे बेबी नहीं चढ़ते हैं ना, अगर छोटे बेबी चढ़ते हैं तो उन्हें चोट लग जाती है ना। बाओबे तो समझदार है ना। तो निंगजी कहता है यस डैड, बाओबे बहुत ज़्यादा समझदार है। और मम्मा आप कल ड्रंक होने के बाद ऐसे नाटक कर रहे थे ना, बहुत क्यूट लग रहे थे। विंग अपनी आंखें फाड़े उसको देखता और कहता क्या कहा तुमने। तो निंगजी कहता है नहीं अंकल ने बताया मुझे, आपने ड्रिंक किया था इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना मम्मा। बस विंग को यकीन नहीं हो रहा था, सच में 4 साल के बच्चों को भी पता है, हाँ सीरियसली। फिर वो वांगजी को देखता है जो कि विंग को ही देख रहा था और दोनों बेबी को देख रहा था। फिर वांगजी और विंग उतरते हैं दोनों बेबी के साथ। वो चारों एक साथ ही बाथटब में बैठ करके और स्नान कर रहे होते। ईबा वांगजी के साथ खेल रही थी। तभी कहती है डैडी ये बाथटब कितना छोटा है ना, हम लोग इसमें एडजस्ट ही नहीं हो रहे हैं। तो वांगजी कहता है तो कैसा रहेगा कि ईवा के लिए हम बड़ा सा बाथटब ले आए। ईवा कहते ये डैडी इज अ सुपर हीरो। इतना बोल करके वो सभी एक दूसरे के ऊपर पानी को ऐसे फेंक रहे थे और खेल रहे थे। और बहुत देर तक एंजॉय करने के बाद वो चारों नहा करके बाहर आते हैं। वांगजी निंगजी को तैयार करता है और विंग ईवा को लेके चला जाता है उस अपने रूम में और उसे रेडी करता है। उसके बाद वो दोनों बच्चे रेडी हो जाते हैं और विंग भी रेडी हो चुका था। वो गेट पर आता है। वांगजी विंग को और ईवा को देखते हुए कहता है फाइनली, पर अब ये ज़्यादा दिन तक नहीं होने वाला है विंग। गगा की शादी के बाद तुम भी इसी कमरे में हर चीज़ को शिफ्ट करने वाले हो और हम एक साथ बाहर जाएंगे। और वो सारी बातें विंग को देखते हुए वांगजी अपने मन में सोच रहा था। उसके बाद वो चारों नीचे आते हैं जहाँ पे ऑलरेडी वेंजिंग और सीचन बैठे हुए थे। वहाँ पे बैठते हैं। फिर वांगजी सीचन से कहता है गगा आपको फैशन डिज़ाइनर के पास जा कर के सूट को और वेंचिंग अपने लिए कपड़े को सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी अदर थिंग्स के लिए मैंने मिस्टर रायली को बोल दिया है, मिस्टर केस को बोल दिया है, सभी चीज़ें वो अरेंज कर देंगे। सीचन और वेंचिंग दोनों हाँ में सर हिला देते हैं। इसी तरह से पूरा इन लोगों का दिन बीतता है। कल जो भी थिंग्स होने वाले थे वो कुछ एसेसरीज कोट और ज्वेलरी वगैरह जो होते हैं वो सभी थिंग्स रुई यानी विंग मिलके खरीदते हैं अपने लिए भी और बेबी के लिए भी। और विंग जो कि वही कपड़े खरीदने के लिए आया था तो उसने वांगजी के लिए भी सूट लिया था, पेयरिंग सूट दोनों का। वो सभी चीज़ें करने के बाद वो लोग रात को सीधे घर आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा थके हुए थे। और आज यानली भी आई हुई थी क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो गया था। वो सभी थिंग्स ले जा कर के सभी अपने अपने कमरे में जाते हैं, फ्रेश होते हैं और सब डाइनिंग टेबल ज्वाइन करते हैं। अभी तक वांगजी नहीं आया था। उसे कल जो कि
कुछ काम था तो वो कल वाले काम को आज ही ख़त्म करना चाहते थे, और साथ में सीचन भी नहीं आए हुए थे। तो वेंचिंग आते हुए कहती है, लगता है वो दोनों भाई नहीं आएंगे आज, तो आज हम लोगों को ही डिनर साथ में कर लेना चाहिए। इतना बोल करके वो लोग डिनर कर लेते हैं। फिर सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए, क्योंकि कल का दिन खास होने वाला था। वांगजी और सीचन दोनों रात को लगभग 11:30 बजे लौटे थे, और उन लोगों ने ऑफिस में ही खाना मंगा लिया था, क्योंकि कल का दिन उन लोगों का थोड़ा बिजी जाएगा शाम से ही, तो बहुत सारे काम पेंडिंग जाने वाले थे। इसी वजह से वो लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे थे ताकि थोड़ा सा मैनेज हो जाए। उसके बाद वो दोनों जब घर आते हैं तो देखते हैं कि सीचन वेंचिंग सो रही है, तो वो सीधे अपना कपड़ा वगैरह बदलता है और उसके बगल में जाके लेट जाता है। वहीं वांगजी जब ऊपर आता है तो देखता है विंग उसके बेड पे दोनों बेबी को लेकर के सो रहा है। उसे अच्छा लग रहा था देख करके कि उसके बच्चे और विंग दोनों हैं वहाँ पे। तो वो वॉशरूम जाता है, फ्रेश होता है, कपड़े बदलता है और विंग के बगल में आके लेट जाता है, सभी को अच्छे से कंबल से टक करते हुए। आज वो रूही को देखने के लिए नहीं गया, क्योंकि उसे पता था कि यानी आई होगी उसके साथ में। उसे होल्ड करके सो जाता है। अगले दिन सुबह एज यूजुअल नॉर्मल ही गया था। सभी लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और सभी लोग बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड थे, क्योंकि पूरे घर को डेकोरेट करवाना था। तो वांगजी और सीचन ऑफिस चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें शाम में जल्दी लौटना भी तो था। मिस्टर क्रेस दोनों को ले जाते हैं, और विंग आज उसने अपने ब्रांच को बंद किया हुआ था और वो घर पे रह करके सभी थिंग्स कर रही थी। यानली ने भी आज हॉस्पिटल से छुट्टी लिया था, तो यानली और विंग घर पे थे। रूही और वेंचिंग दोनों पार्लर गए थे, क्योंकि वेंचिंग को पार्लर से ही सब कुछ तैयार होके आना था। और नी हेसांग तीनों यानली, नी हेसांग और विंग मिल करके पूरे घर का काम देख रहे थे। नी हेसांग को जो कि फूड और उससे रिलेटेड सारा काम दिया गया था, जो भी होता वो। यानली पूरे घर के डेकोरेशन का काम देख रही थी, और विंग सभी के कपड़े और आने जाने के लिए जो इनविटेशन कार्ड वगैरह का था, वो सिक्योरिटी वगैरह का जो मैनेजमेंट था, वो सभी चीज़ें को चेकआउट कर रहा था। वो सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी यानली के फ़ोन पर एक मैसेज पॉपअप होता है, जिसे देखने के बाद तो यानली का मुंह बन गया था, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है किसी को और वापस से अपने काम करने में लग गई थी। विंग देखता है कि उसकी सीजीए ऐसे आउट ऑफ स्पेस जा रही, तो उसके पास आते हुए कहता है, सीजीए क्या हुआ है? यानली कहती है, कुछ भी नहीं, आचिंग का मैसेज है और वो चाहता है कि मैं घर आऊँ, और कुछ भी नहीं। विंग सब ठीक है, जाओ काम करो, हम इस मैटर को बाद में सुलझा लेंगे। विंग हाँ में सर हिला देता है। वो समझ पा रहा था कि हाँ, सीजीए की अपनी खुद की फैमिली है। उसकी मॉम ने रोका तक नहीं उन्हें, जब उन्हें पता चला तो। और आचिंग वो जो कि ट्राई कर रहा था, वो सभी थिंग्स को वो बाद में सुलझा लेंगे। वो बहुत ज़्यादा मैच्योर अल्फ़ा हैं, तो वो खुद ही हैंडल कर लेंगी। ये सोच करके विंग वापस से अपने काम करने में लग जाता है। शाम होते होते सभी चीज़ें अरेंज कर दी गई थी, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, एकदम परफेक्शन के साथ में। और वो सभी भी रेडी होने के लिए चले जाते हैं। वांगजी भी आ चुका था, साथ में सीचन भी आ चुके थे। तो पहले सीचन को कुछ प्रोफेशनल के साथ में अंदर भेज दिया जाता है, ताकि वो, क्योंकि आज वो सेंटर बनने वाले थे हर किसी का, तो उन्हें बेटर दिखना था। इसी वजह से कुछ प्रोफेशनल्स ब्यूटिशियंस को, जो मेन होते हैं, उन्हें बुलाया गया था सीचन को रेडी करने के लिए। तो वो चले गए थे। और यहाँ दूसरी तरफ वांगजी, वो जब अंदर आता है तो विंग सावर लेके बाहर आ रहा था। तो वो देखता है जैसे ही वांगजी उसको देखता ही रह जाता है, क्योंकि विंग अभी पूरा ओनली फॉर टावल में था और उसे कुछ भी नहीं पहना हुआ था ऊपर। और जैसे ही आता है वांगजी उसे देखता है, उसको देखता ही रह गया था। विंग जब देखता है सामने वांगजी है, तो वो अपने चेस्ट के ऊपर ऐसे हैंड को क्रॉस करते हुए कहता, आप यहाँ क्या 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 कर क्या रहे हैं? वांगजी अपने बैकपैक को रखते हुए लैपटॉप वाले, ओह रियली, यू नो व्हाट विंग, ये मेरा कमरा है। इतना बोलना था कि विंग कहता, हाँ तो प्राइवेसी नाम की भी कुछ चीज़ होती है ना। इतना बोल कर वो पीछे जा रहा था। तो वांगजी उसके करीब बढ़ता है। पहले तो वो अपने कोट को उतार के नीचे गिराता है, फिर अपने शर्ट्स को खोलता है, एक दो बटन को, फिर उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है, मुझे समझना चाहिए था, वैसे मुझे थोड़ा जल्दी और आना चाहिए था। और इतना बोल करके वो विंग के करीब बढ़ता जा रहा था। विंग जो कि पूरा दीवार गेट में ही गड़ गया था। वांगजी उसके पास आता है और उसके मुंडी के पास एक हाथ रखता है, जिसे देखने के बाद तो विंग पूरा स्टैचू ही हो गया था और ओनली फॉर उसकी हैवी ब्रीथ ही सुनाई दे रही थी। वांगजी पूरे उसके हैंड आँखों में उसको घूरता है और उसके हैंड को ऐसे टच कर रहा था।
विंग डर के मारे अपने आइज़ को क्लोज कर लेता है और एकदम अंदर से चैंट कर रहा था, राम 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 राम, जैसे करते हैं ना बचाओ मुझे, वैसे वो बोल रहा था बचाओ 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 कर रहा था। वांग जी देख रहा था कि किस तरह से विंग अपनी पलक को झपका रहा है और टेंस हो रहा है। वो धीरे से उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है उसके कान में धीरे से एकदम हस्की वॉइस में, तुम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो विंग। ये सुना था कि विंग उसे धक्का देता है और वापस से भागने वाला होता है वहाँ से। तभी वांग जी उसे लेकर के सीधे बेड पे धड़ाम गिरता है और इस चक्कर में विंग का टॉवल खुल गया था और वांग जी उसके ऊपर था। जैसे ही वो देखता है कि उसकी टॉवल हट गई है और जब वांग जी को एहसास होता है कि विंग के ऊपर वो पूरा गिरा है और वो विंग पूरा नेकेड है, विंग वापस से चीखता आहा। वांग जी उसके मुंह पर हाथ रखता है और विंग उसके हाथ में ही दांत काट देता है और कहता है हटो 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 मेरे ऊपर से हटो। तो वांग जी उसको रिलैक्स कराते हुए कहता है रिलैक्स विंग, तुम मेरे मीका हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, डैडी क्या मैं अंदर आ जाऊँ। इतना सुना था तो विंग वांग जी को धक्का देता है और जल्दी से टॉवल रैप करता है और कबर्ड के पास जाकर के एक टी शर्ट को जल्दी जल्दी निकाल के पहन लेता है और फिर अपने आप को ठीक करता है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा सक पकाया हुआ लग रहा था। वो वांग जी को एक कूल लुक देता है, फिर डोर ओपन करने के लिए चला जाता है। वांग जी जो कि अपनी ही जगह पे खड़ा होकर स्माइल कर रहा था, जो कि विंग ने नोटिस तक नहीं किया था। वो जाता है और ईवा को अंदर लेके आता है। ईवा जो कि रेडी होने के लिए आई थी, तो वो कहती है मम्मा आप अभी तक रेडी क्यों नहीं हुए, मुझे कौन रेडी करेगा, हाँ मैं कब रेडी होंगी। तभी वहाँ पे रुई आती है और कहती ईवा मैं आपको रेडी कर देती हूँ, चलो आप हमारे साथ, आपको याद है ना पिछली बार मेरे बर्थडे पे। तो ईवा कहती ये सीजी आप मुझे रेडी कर दो, पापा तो अभी तक नहाए भी नहीं हैं और मम्मा ने तो अभी तक कपड़े तक नहीं चेंज किए हैं। तो रुई विंग को देखती हुई विंग करती है, मतलब इंजॉय करो, और ईवा को उठा के वहाँ से लेके चली जाती है। विंग बेचारा हमारा रेड टमाटो बना हुआ था और वांग जी उसको देखकर उसके पास वापस से आते हुए कहता है तो क्यों ना मैं तुम्हें, और इतना बोलना था तो विंग उसे धक्का देते हुए कहता कुछ कुछ भी नहीं, मैं खुद कर लूँगा। इतना बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है कबर्ड के पास कपड़े निकालने के लिए। वांग जी भी विंग का पड़ा हुआ जो टॉवल था वो ही लेता है और वो वॉशरूम चला जाता है। एक टॉवल तो विंग ने लपेट रखा था और दूसरे टॉवल से वो जो वाइप करने वाला था वही टॉवल उठा के वो अंदर भाग जाता है। विंग अपनी कलेजे पे हाथ रखते हुए कहता हाँ बच गया मैं, पता नहीं क्या ही होता मेरा, सच में ये इंसान सच में बीस्ट है बीस्ट। मेरी फट क्यों जाती है इसको देखते मात्र ही। और मैंने जो कल गोबर किया था उसके बाद तो पता नहीं ये कितनी पनिशमेंट करेगा मुझे, ये सब सोच रहा था। और वो जब ड्रेस लिया था उसने वो निकालता है, वो ईबो के लिए भी ला के रख देता है और ख़ुद के लिए भी ला के रख देता है। ईबो भी तब तक सावर लेके आ चुका था। जब वो ड्रेस देखता है तो कहता है ये ड्रेस, तो ईबो बोले यार। वांग जी जब देखता है ड्रेस को तब तो विंग कहता ये पेयर मैचिंग ड्रेस है और ये हम दोनों के लिए है, क्या आपको पसंद आई। विंग की चॉइस इतनी बुरी भी नहीं थी और वांग जी को इस तरह के कोट बहुत अच्छा लगता था वेयर करना, खास करके जब उसके ब्रांड के कोट हो तो कहता बहुत अच्छा है। वांग जी अपने लिए ब्लैक कलर का कोट लेके आया हुआ था और विंग अपने लिए रेड और ग्रे कलर का मिक्स कोट था, जो कि उसके ऊपर जो डिज़ाइन बना हुआ था एक चील का बना हुआ था और वांग जी के ड्रेस के ऊपर जो डिज़ाइन बना हुआ था वो एक बटरफ्लाई था, जिसके ऊपर थोड़े से ड्रेन्स निकले हुए थे और यूनिक लग रहे थे। उसी के पैडिंग मैचिंग ब्रॉच भी था और जो लंबा था, और उसके साथ एक पतला सा पेंडेंट भी था और वैसा ही पेंडेंट विंग ने खुद के लिए भी लिया था, वो वहाँ रख देता है। तो वांग जी कहता है क्यों ना गगा के इंगेजमेंट के साथ हम लोग भी इंगेजमेंट कर ले। विंग जो कि ये सुनकर शाई फील कर रहा था, वो अपना कोट लेकर के और जैसे ही जाने वाला होता है वांग जी कहता है मैं तो मजाक कर रहा था विंग, हम बाद में करेंगे ये सभी थिंग्स, है ना। इतना बोल करके और वांग जी विंग को बैक से हक कर लेता है। विंग अपनी ही जगह पे जमा हुआ था क्योंकि ये सब एहसास उसे बुरा नहीं बल्कि बहुत अच्छा फील करा रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या वो सपना देख रहा है, क्या उसे ये एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या होगा कि एक दिन बाद ये सपना टूट जाएगा। फिर जैसे ही उसे याद आता है कि वो लड़की विंग के
वांग जी के कान में जो कुछ कह रही थी, जैसे ही वो याद आता है वो वांग जी को ऐसे हाथ को हटाते हुए कहता है, हमें हमें तैयार होना होगा ना, तभी तो हम नीचे जाएंगे। वांग जी को थोड़ा बुरा तो लगता है, बट फिर हाँ ये सच है कि उसे भी तो तैयार होकर नीचे जाना होगा ना। तो ये सोच करके दोनों रेडी होना शुरू कर देते हैं। सब कुछ पहन लेने के बाद वांग जी विंग के पास आता है और ब्रोच उठा करके उसके कोट में फिक्स करते हुए कहता है, परफेक्ट, अब सही लग रहे हो। तो विंग कहता है, बट इसके लिए तो मैंने दूसरा लिया था ना। तो वांग जी कहता है, मुझे पता था कि तुमने ड्रेस लिया होगा, मैंने भी लिया था। उस ड्रेस को हम अब वेडिंग में पहन लेंगे, पर मैं चाहता हूँ कि तुम ये ब्रोच पहनो। और वो जो ब्रोच था वो अलग अलग तरह का था और हार्ट शेप में बना हुआ था, लेकिन उस कोट के साथ में जा रहा था। वो देख करके वांग जी पहले उसको ठीक करता है, फिर उसके बालों को ठीक करता है, फिर उसको घूर के देखता है अच्छे से और कहता है, अब अच्छे लग रहे हो तुम। और उसके बाद विंग वांग जी को देखता है जो कि ब्लैक अटायर में वो हमेशा से ही खूबसूरत लगता था, लेकिन ये डिज़ाइन जो बना हुआ था उस सूट के ऊपर, इसमें वांग जी खुल के एलिगेंट लग रहा था, एक अलग ही ऑरा उसका दिख रहा था। मतलब उसके सामने में अच्छे अच्छे मॉडल्स भी फेल लग रहे थे और वो अपने इस अल्फ़ा को बस घूरे जा रहा होता है। तो वांग जी उसकी ओर झुकते हुए हस्की टोन में कहता है, क्यों, तुम्हारा अल्फ़ा तुम्हें पसंद आया विंग? विंग जो कि आउट ऑफ स्पेस था वो ऐसे ही हाँ में सर हिलाते हुए बोल देता है, हाँ हाँ। तो फिर वांग जी अपने चेहरे पे एक डेविल से स्माइल लेते हुए कहता है, तो क्या तुम अपने अल्फ़ा को अपना हस्बैंड बनाना चाहोगे विंग, और साथ में अपने बच्चों का फादर? विंग जो कि अब जाके रियलाइज्ड किया था कि वांग जी उसे फ्लॉट कर रहा है, वो उसको घूर के देख रहा होता है। वांग जी उसके लिप्स की ओर झुकते हुए उसके लिप्स को कैप्चर करता है, उसके कमर को राउंड के अपनी ओर खींचता है और उसे किस करने लगता है। वो जैसे ही किस कर रहा था तभी डोर ओपन होता है और बाहर से आवाज़ आती है, डैड। और ये साउंड निंग जी की थी। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये प्यारा सा पार्ट मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन और अगर उसके प्लॉट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।